कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लीन हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जाप करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए थे और कन्याकुमारी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भगवती अम्मन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर मौजूद हैं। 45 घंटे की ये साधना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां नॉन स्टॉप कर रहे हैं। तो केसरिया चोले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं जब सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ देते हुए और फिर जाप करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें सामने आई। और दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जो ध्यान मंडपम है, वहां पर ध्यान में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की विशालकाय प्रतिमा के सामने बैठे हुए ध्यान मंडपम में ध्यान की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। तो 45 घंटे तक ध्यान में लीन रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान अन्न ग्रहण नहीं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल शाम 6:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मुद्रा में बैठ गए थे और 45 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसी ध्यान साधना में लीन रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के ध्यान पर देश में सियासी तूफान आ गया है। इसको लेकर भी आपको जानकारी देंगे, पर पहले ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान, 45 घंटे की ये नॉन स्टॉप साधना। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल, जहां से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पहले अभिषेक उपाध्याय का रुख करते हैं और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से, ध्यान साधना में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आने लगी हैं और आज के दिन की जो शुरुआत हुई है सूर्यदेव को अर्घ देते हुए, जाप करते हुए, वो तस्वीरें भी हम देश को दिखा रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय। रोमाना, और एक अहम बात मैं आपको और जोड़ूं और ये बताना बहुत ही आवश्यक है कि यहाँ की जो ध्यान परंपरा है उसके बारे में बताना आवश्यक है। देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ठीक पार्श्व में, ठीक सामने और मेरे पार्श्व में विवेकानंद रॉक मेमोरियल है और जिस मैं ध्यान साधना की बात कर रहा हूँ, आपने जिस तरह से कहा सूर्य को अर्घ दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधना शुरू की है, तो ये जो 4 वेद हैं, देखिए चारों वेदों का सार यहाँ पर है। यहाँ अहम ब्रह्मास्मि है, अहम ब्रह्मास्मि जो कि यजुर्वेद का सार है, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। यहाँ पर तत्वमसि है जो कि सामवेद का सार है, यानी कि तुम ही ब्रह्म हो। यहाँ पर प्रज्ञान ब्रह्म है जो कि ऋग्वेद का सार है कि जो प्रज्ञान है, जो ब्रह्म है वही प्रज्ञान है। अयम आत्मा ब्रह्मा, यानी कि अथर्ववेद, यानी कि आत्मा ही ब्रह्म है। तो आप ये सोचिए जो सर्किल बनता है रोमाना, इन चारों वेदों के सार को लेकर के, उस सार का छांदोग्य उपनिषद का, बृहदारण्यक उपनिषद का, ऐतरेय उपनिषद का, इन सारी उपनिषदों की जो परंपरा है वही यहाँ ध्यान साधना के रूप में समाहित होती है और उसी भारत की वैदिक परंपरा का अनुकरण करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर साधना कर रहे हैं। और इस साधना का जो लक्ष्य है रोमाना, वो भी मैं आपको बताऊं। लक्ष्य एक ही है कि सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सभी सुखी हो, सभी निरामय हो। जो विश्व बंधुत्व की कामना है जो नरेंद्र ने, स्वामी विवेकानंद ने साल 1892 में यहाँ से बैठ करके की थी, उसी परंपरा को 135 साल बाद फिर से उन्हीं कड़ियों को ये जोड़ने की कोशिश है। ये इसका सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ये इसका पौराणिक महत्व है रोमाना। बिल्कुल, आपने इसके आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानकारी दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो आध्यात्मिक यात्रा है और इसकी ये जो झलकियां सामने अब आ रही हैं, हमारे साथ कन्याकुमारी से हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी इस वक्त मौजूद है। नीरज, इस आध्यात्मिक यात्रा को लेकर तो सियासी घमासान और तेज हो चला है और अब तो जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं उसके बाद विपक्ष और हमलावर होना उसका तय है।
देखिए हमलावर भी होगा और निश्चित रूप में ज़मीन पे भी कोशिश करेगा इस बात को रखने का, विरोध करने का। और आपने देखा ही है 2 दिन पहले जिस तरह से इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई कि इसका लाइव प्रसारण न किया जाए, इसकी फ़ोटो न बाहर आने दी जाए, तमाम शिकायतें होंगी। लेकिन देखिए हर व्यक्ति के अपने मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जरूर देश के प्रधानमंत्री हैं, इसके अलावा एक इंसान भी हैं। ध्यान साधना करना उनका अपना मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को ध्यान साधना करने या पूजा पाठ करने से रोका नहीं जा सकता। ये अलग बात है, इलेक्शन चल रहे हैं, उनके हर एक फ़ोटो का महत्व है। और जो फ़ोटो आज सुबह से आई और कल रात से जो विजुअल सामने आए, उस विजुअल को देखने के बाद तो विपक्ष का तिलमिलाना लाजमी है और विपक्ष तिलमिलाएगा भी और इस बात को सामने रखेगा भी, क्योंकि कल अंतिम चरण की वोटिंग है और वोटिंग से पहले इस तरह की तस्वीरें विपक्ष को लगता है इसका कहीं प्रतिकूल असर पड़ सकता है। और राजनीति में फोटो और राजनीति में आपके हर एक एक्शन का महत्व होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और विपक्ष भी ये जानता है कि ये क्यों हो रहा है। खैर राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन उन सबसे अलग बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि इसी तरह की तस्वीरें हमने 2019 में देखी थी। और 2019 में जो केदारनाथ की जो गुफा थी और उसमें बैठे प्रधानमंत्री की साधना वाली तस्वीर और आज की तस्वीर कमोबेश एक जैसी। तस्वीर और राजनीति में वो जो प्रतीकात्मक राजनीति होती है उससे जोड़कर अगर इस तस्वीर को देखा जाए अभिषेक उपाध्याय, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय परंपरा है, उसके सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर वो केसरिया चोले में एक संत के तौर पर, एक महात्मा के तौर पर, एक साधक के तौर पर नजर आ रहे हैं। अभिषेक। रोमाना, आप जो कह रही हैं वो एक सच्चाई है। वो जिस भारतीय परंपरा का, जिस भारत की सांस्कृतिक एकता का, जैसे कि यकजहती कहते हैं उर्दू में, जिसका यहाँ पर परिचय दे रहे हैं, ये दरअसल एक सांस्कृतिक अवधारणा है। और ये दक्षिण से आप सोचिए आर्य और द्राविड़ इन दोनों का समुच्चय है, इन दोनों का संगम है। और ये जो यहाँ से मैसेज जा रहा है, ये द्राविड़ से लेकर के आर्य तक, ये आप, और ये मैं द्राविड़ आर्य की जब बात कर रहा हूँ तो मैं उस आर्यकालीन परंपरा की बात कर रहा हूं जिस समय यही विभाजन था आर्य और द्राविड़ का। लेकिन उस समय भी एक जो सांस्कृतिक परंपरा इनको जोड़ती थी वो आध्यात्मिक परंपरा थी, वो अद्वैत की परंपरा थी। तो उसी अद्वैत की परंपरा का यहां पर हमें प्रकटीकरण दिखाई पड़ रहा है। वो जिन भगवा वस्त्रों की आप बात कर रही हैं, जिन ध्यान साधना का आप जिक्र कर रही हैं, जिसकी बात मैं बता रहा हूं कि ये अहम ब्रह्मास्मि, जिसे अनलहक कहते हैं उर्दू में, तत्वमसी, यानी कि तुम ही ब्रह्म और तत्वमसी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जो स्वामी रामकृष्ण मिशन है, जिसकी स्थापना की थी 1897 में स्वामी विवेकानंद ने, वो तत्वमसी की अवधारणा पर ही जाता है कि तुम ही ब्रह्म हो। और तुम ही ब्रह्म का अब जो पीएम यहां पर साधना कर रहे हैं, ये उसी का एक सांकेतिक प्रतीक है कि ये इस देश की जो जनता है, ये उस तक ये मैसेज जाए कि मानव मात्र को, आम जनता को ब्रह्म का दर्जा देने की ये साधना चल रही है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल की जो परिधि है, जो उसकी सीमाएं हैं, उस तक इस संदेश की प्रतिध्वनि होगी। इस संदेश की प्रतिध्वनि सुदूर दक्षिण से लेकर के सुदूर उत्तर और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, और आदि शंकराचार्य ने जो 4 मठों की स्थापना की थी वो भी 4 दिशाओं के सूचक थे। तो राजनीति का जो संदेश होता है रोमाना, वो भी उन्हीं आध्यात्मिक 4 दिशाओं के समानांतर चलता है। और हमारे देश में धर्म और राजनीति का समन्वय रहा है। वो मौर्य वंश में चाहे हमने चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथा देखी हो, या उसके बाद से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न देखे हो। आप सही कह रहे हैं अभिषेक उपाध्याय, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो तस्वीरें हैं, इनका संदेश सिर्फ देश ही नहीं बल्कि देश की सीमाओं से दूर पूरी दुनिया में जाएगा। किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और देखिए साधना में लीन हैं, एक साधक की तरह नजर आ रहे हैं। वो केसरिया रंग का चोला ओढ़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भक्ति की तस्वीरें यकीनन दुनिया भर में देखने के लिए मिलेंगी और धूम मचाती हुई दिखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्याकुमारी में ध्यान को लेकर हालांकि देश में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है, बीजेपी पलटवार कर रही है। ये सियासी आर पार जरा देखिए पहले। कम से कम अब तो वो जरा फुर्सत मिलती है 4 तारीख के बाद, जून 4 तारीख के बाद, जब फुर्सत मिले तो उनकी ऑटोबायोग्राफी और उसके बाद विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से या समंदर में डुबकी मारने से या गंगा में डुबकी मारने से ये ध्यान नहीं आता
एक ऐसे कुछ और भी हैं उनके ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी में जो अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी की श्रेणी में रखते हैं और कभी जमीनी हकीकत को उन्हें न समझा न जाना ना उनकी बस की बात है। उनको ऐसा लग रहा है कि जब अब की बार कांग्रेस बिल्कुल साफ हो जाएगी देश में, उनका भविष्य आने वाले समय में होगा क्या, इस पर वो चिंतित हैं। और ऐसे में मैं सिर्फ इतने कहूंगा कि उनकी हताशा है और उनकी ये विकृत सोच का ये एक तरह का उदाहरण है जिस तरह से वो टिप्पणी कर रहे हैं। मंगल इंडिया गठबंधन के लिए और मंगल होगा मंगल के दिन। सरकार बदलेगी और इसीलिए पहले से ही लोग तपस्या पे चले गए हैं। और देखिएगा आप, जब तपस्या के बाद उठेंगे और परिणाम आएगा तो ये कहेंगे कि तपस्या में कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से परिणाम ऐसा नहीं आया। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीरज पांडे का आरोप करते हैं। नीरज, ये जिस तरीके का कटाक्ष विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, इस कटाक्ष के बीच अब जो तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आई हैं और वो जो हम तस्वीरों में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वेशभूषा में सामने आए हैं, मुझे लगता है उसके बाद तो ये विपक्ष की जो कसक है या टीस इसको कहा जाए वो और बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गेरुआ रंग के कपड़ों में नजर आ रहे हैं और साधना में लीन नजर आ रहे हैं। नीरज, देखिए रोमाना, विपक्ष को भी मालूम है कि उनकी लड़ाई सीधे नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी जी का हर एक एक्शन, हर एक तस्वीर, हर एक बातचीत, उनकी हर एक स्टेटमेंट विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत करने वाला है। और ये विपक्ष बहुत अच्छे से जानता है कि इन तस्वीरों का बहुत महत्व है। जैसे अभिषेक कह रहे थे, बिल्कुल सही है, तस्वीरों की परिधि केवल ये रॉक मेमोरियल तक सीमित नहीं है। ये तस्वीरें जब निकलेंगी तो इसका संदेश कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगा। यहाँ कन्याकुमारी पर उन्होंने ये तस्वीर जरूर उनकी ये रिलीज हुई, लेकिन इसकी जो धमक है वो कश्मीर तक जाएगी। और जो अंतिम चरण के चुनाव हैं उस पे इन तस्वीरों का बहुत महत्व है, क्योंकि ये देश धर्म से चलता है, धर्म इस देश का सबसे बड़ा सच है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों से विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि इन तस्वीरों से अंतिम चरण के चुनाव में बहुत फर्क पड़ेगा और ये कारण जानता, बहुत अच्छे से समझता है विपक्ष। और विपक्ष इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्टली कमेंट कर रहा है। देखिए, एक बात समझिए रोमाना, इस चुनाव को समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। 10 साल में उन्होंने बहुत सारे उनके पास कहने के लिए काम है, चाहे वो उनके चाहे मुख्य एजेंडे में राम मंदिर रहा हो, चाहे वो 370 रहा हो, 3 तलाक रहा हो, ऐसे तमाम बातें रही हो, सीओ रहा हो, उनके कई राज्यों में यूसीसी लागू कर दी गई। तो ये बहुत सारे एजेंडे कहने के लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये है कि इस देश की जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो है धर्म, और धर्म में सबको एक दूसरे को बांधे रखना, यानी कि भारतीय संस्कृति में सबको जोड़े रखना। और उसके लिए जिस तरह से गेरुआ चोले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आई है, मुझे लगता है ये तस्वीर आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। और 4 जून का जो रिजल्ट है वो भी इन तस्वीरों से बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जी रोमाना, नहीं भूलना चाहिए कि जाति जब बांटती है तो वो धर्म की धार ही होती है जो सबको एक सूत्र में पिरो देती है। और इसी लिहाज से कहीं ना कहीं विपक्ष में ये खलबली है, जिसको ये लग रहा है कि इस अंतिम चरण के चुनाव में कल 1 जून को आप जानते हैं वोटिंग होनी है, 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो तस्वीरें हैं इनका असर ऐसा ना हो कि विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी हो जाए। लोकसभा चुनाव के फाइनल फेज का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल इस वक्त आखिरी दौर की वोटिंग हो रही होगी जब हमारी मुलाकात होगी, लेकिन इसी बीच सीटों को लेकर कांग्रेस के दावे ने हलचल बढ़ा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। जी, इस पोस्ट में यह लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव का फाइनल सर्वे, कांग्रेस गठबंधन को 332 सीटें मिलेंगी, मार्जिन ±5% का रह सकता है। बीजेपी गठबंधन को 196 सीटें मिलेंगी, मार्जिन ±5% वाला रह सकता है। क्षेत्रीय दलों के खाते में 21 सीटें जाएंगी, इसमें भी वही ±5% वाला मार्जिन। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में अब तक प्रधानमंत्री पद को लेकर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। तो कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि विपक्ष की ओर से पीएम का उम्मीदवार कौन होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कह रहे हैं अभी नहीं कह सकते, मिलकर तय कर लिया जाएगा। हमारा गठबंधन रहने की वजह से हम ये डायरेक्टली फलाना होगा, X होगा, Y होगा नहीं कह सकते। हम सबको बुलाएंगे, सबका राय लेंगे
और जो गठबंधन के लोग कहेंगे उस आधार पर वो बनेगा। नेचुरली उस वक्त ये प्रधानमंत्री का तय होगा। हमारे पास सब तरीके के यानी सबको लेके जाने का हमारा जो मकसद है वो ठीक हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से ये आंकड़े सर्वे वाले शेयर किए गए हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को 332 सीटें मिलने का दावा किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, अभी आखिरी चरण के लिए वोटिंग हुई नहीं है, ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से सर्वे कहते हुए ये आंकड़ा जो जारी किया गया है, तो इसका दावा तो हवाई ही कहा जाएगा। लेकिन सवाल मेरा बड़ा ये है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर जिस तरीके की एक खलबली इंडिया गठबंधन के भीतर है और उसको लेकर इंडिया गठबंधन कई बार घिरता हुआ भी नजर आता है। कल 1 जून है, इंडिया गठबंधन ने बैठक भी बुलाई है। क्या इस बैठक में प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरे को लेकर कोई चर्चा हो सकती है जैनेंद्र? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री पद को लेकर के औपचारिक चर्चा तो बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा तभी कर पाएगा जब उसके पास अपने आंकड़े होंगे। और फिलहाल इंडिया गठबंधन की नजरें अपने आंकड़ों पर नहीं है, उसकी नजरें इस बात पर है कि बीजेपी कितनी सीटें लाती है। बीजेपी अगर 250 के आसपास भी लाएगी तो फिर तो सरकार बीजेपी बना ही लेगी, लेकिन अगर बीजेपी 230 या उसके नीचे गई तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए जरूर अवसर होगा। और फिर उन्हें एनडीए के जो फिलहाल एनडीए में शामिल कई दल हैं, जैसे जेडीयू है, बीजेडी है, टीडीपी है, बीजेडी एनडीए में शामिल नहीं है लेकिन टीडीपी, जेडीयू और इसके अलावा बीजेडी जैसी पार्टियां जो न्यूट्रल हैं, इन सबको साथ लेना होगा और फिर सरकार बनने की कोई संभावना जो है बनेगी। तो ये तो भविष्य का सवाल है। फिलहाल कल जो बैठक है उसमें रिजल्ट को लेकर क्या रणनीति रहेगी, चूंकि वोटिंग के आंकड़ों को लेकर के विवाद हो चुका है, ईवीएम को लेकर के अपने सवाल हैं विपक्ष के, तो इन तमाम पहलुओं पर जो है कल आला नेता विपक्षी दलों के गठबंधन के जो है वो बैठेंगे, 4 तारीख की रणनीति तय करेंगे। और अगर वो संभावना पनपी कि इंडिया गठबंधन बीजेपी मौका चूक जाए और मौका इंडिया गठबंधन के लिए बने, प्रधानमंत्री का सवाल तभी आएगा और इसमें बहुत ज्यादा पेचीदगी नहीं होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ऐसी संभावना बने तो सबसे आगे नाम आप मानकर चलिए कि खड़गे का ही रहेगा। बात उस खबर की करेंगे जिसने देश को हिलाकर रख दिया, कर्नाटक का सेक्स स्कैंडल, जिसके सामने आते ही कर्नाटक समेत पूरे देश में सियासी भूचाल आ गया था। 3000 अश्लील वीडियोस लीक हुए थे, यौन शोषण का आरोप लगा था कर्नाटक की हासन सीट से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर। और बीती रात इस केस में बहुत बड़ा अपडेट सामने आया। 36 दिन के बाद आखिरकार विदेश से भारत लौटा प्रज्वल रेवन्ना और जर्मनी से जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना भारत लौटा, उसे फौरन एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पहले अभी की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। प्रज्वल रेवन्ना की आज कोर्ट में पेशी होगी। जर्मनी से आने के बाद प्रज्वल रेवन्ना को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बेंगलुरु एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 था जहां से गिरफ्तार किया गया प्रज्वल रेवन्ना को। और यह गिरफ्तारी रात 12:54 के आसपास बताई जा रही है, जब बेंगलुरु पहुंचा था प्रज्वल रेवन्ना। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल का आरोपी है प्रज्वल रेवन्ना। तो गिरफ्तार कर लिया गया है प्रज्वल रेवन्ना को। और ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, किस तरीके से आगे बढ़ा, आइए जरा विस्तार से इसको लेकर जानकारी आपको देते हैं। सेक्स स्कैंडल की पूरी टाइमलाइन जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, 26 अप्रैल वो तारीख थी जब पब्लिक प्लेसेस में पेन ड्राइव मिलना शुरू हुई। 3000 से ज्यादा क्लिप सामने आने का दावा हुआ। अश्लील वीडियो थे ये, जिसकी क्लिप अचानक से सर्कुलेट होने लगी। 26 अप्रैल ही वो तारीख है जब प्रज्वल रेवन्ना एक बार फिर से हासन सीट से चुनाव मैदान में, और इस बार जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन है, वहां से चुनाव लड़ रहा था। उस दिन वोटिंग हो रही थी 26 को। फिर 27 अप्रैल रेवन्ना की जो पुरानी काम करने वाली है, उनके घर की जो मेड है, उन्होंने रेप की शिकायत की। इसके बाद देखिए किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता है। 27 अप्रैल को ही प्रज्वल रेवन्ना जो है वो भारत छोड़कर जर्मनी भाग जाता है, विदेश रवाना हो जाता है ये प्रज्वल रेवन्ना। और ऐसे में आइए अब जिस तरीके से गिरफ्तारी प्रज्वल रेवन्ना की हो गई है, इसी को लेकर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। बेंगलुरु से हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं आशीष से अपडेट क्या मिल रहा है। कल रात में एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है, आज कोर्ट में पेशी कब तक? आशीष जी देखिए, हम इस समय एसआईटी ऑफिस के बाहर ही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
और आधिकारिक रूप से अब प्रज्वल रेवन्ना को एक केस में एसआईटी ने कुल 3 मामलों की जांच कर रही है। एक मामले में एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद जो प्रोसेस होता है, उनको अस्पताल ले जाया जाएगा मेडिकल चेकअप के लिए। उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के घर पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि एसआईटी, जो हमारे सूत्र बताते हैं, एसआईटी उनके कस्टडी की डिमांड करेगी, उनकी कस्टडी की मांग करेगी। 3 केसेस हैं एसआईटी के पास। उन 3 केसेस में से 2 केसेस में उनके प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर, जो कि जेडीएस के सांसद हैं, हासन सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर बलात्कार का मामला है। एक केस में उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला है। इन 3 केसेस की जांच एसआईटी कर रही है और इन 3 केसेस के पूछताछ के लिए एसआईटी उनकी कस्टडी की मांग करेगी, ऐसा माना जा रहा है। अगर हम बात करें गिरफ्तारी की, तो कल रात में करीब 1 महीने से ज़्यादा समय वक्त विदेश में बिताने के बाद प्रज्वल रेवन्ना हैदराबाद बेंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। वहां पर काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनको हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद एसआईटी ऑफिस लाया जाता है और जहां अब उनकी गिरफ्तारी दिखा दी गई है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर। वो कह रहे हैं कि रेवन्ना के खिलाफ कानून के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। Legally, whatever SIT has to do, they will do it. They have taken him to custody now. The procedure they will follow. It is not on the instruction of the government. I appeal to the victims. Anybody can come and make statements before the SIT, and we will give all the protection necessary for that for them, and we will keep those things, those statements, or who has come, who has made those details, all that will be kept secretly.